नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर और मैं हॉट टॉक भारत पर अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन पिछले एक सवा महीनों से हम लोग जुड़ नहीं रहे हैं और कई कारण हो सकते हैं। आज हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि आप जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। कायदे से इनसे रक्षा पर ही बातचीत करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इनका अनुभव और इनकी जानकारी हर एक मुद्दों पर बहुत अच्छी होती है। और आज हम पिछले एक सवा महीनों के दौरान जो गैपिंग थी, उन सब कंटेंट्स को उठाते हुए बातचीत करेंगे, जिसको आप एक इंटरव्यू की शक्ल में न लें। हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे और मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर ओपन करूंगा, उसके बाद सर उस पर अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा। आप निर्णय करें कि क्या मुद्दे का हल है और क्या होना चाहिए। कमेंट करें, उस पर राय दें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करिएगा, ताकि एक जनमत तैयार हो, लोगों के विचार आए। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि आज 5 जून है और आज जब मैं वैसे तो बराबर वीडियो इधर एक सवा महीनों से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बनाया तो कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा आजकल बहुत है। और अभिजीत दीपिके, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता रहा है और मास्टर्स की डिग्री जर्नलिज्म का उसने लिया है, और अमेरिका से वो व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति क्या, बच्चा लड़का है, नवयुवक है, 30 साल का। और भारत में अब कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के 2-3 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्पोक्स पर्सन भी हो गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में कर चुके हैं, और सब बच्चे हैं। और इन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ रखा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कहूँ कर्नल सर, तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी का उद्भव भी देखा है, उसको कवर किया है, उस पर ढेर सारे कमेंट्स भी किए हैं, लिखा भी है, उस पर बोला भी है अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में। तो आम आदमी पार्टी का एक मॉडिफाइड वर्जन जो है वो मुझे इस कॉकरोच जनता पार्टी में दिख रहा है। एक मुद्दा तो यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता अभिजीत दीपिके जो 6 जून को यहाँ आ रहे हैं, अर्थात कल, और कल ये 6 बजे दिल्ली में उतरेंगे और फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और कहेंगे भाई हमको तो जंतर मंतर पे धरना पे बैठना है। अब देखिए, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 3 उसमें पत्रकार भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, सब एक से एक घुटे हुए हैं तो बच्चे ही, लेकिन दिमाग उनका बहुत तेज चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कोई व्यवस्था के विरुद्ध, अगर देश में दुर्व्यवस्था है उसके विरुद्ध आवाज उठाता है तो ये लोकतंत्र का परिचायक है। लेकिन उसके पीछे की रणनीति जो अमेरिका और इंडिया और देश के तमाम, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर दूंगा। 2.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर अभिजीत दीपिके के कॉकरोच जनता पार्टी पे हैं। 8 लाख फॉलोअर जो उसके थे उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया। मतलब 8 लाख लोगों का मोहभंग इतने ही दिनों में हो गया। बट अभी भी करोड़ों में तो उसके फैन फॉलोइंग है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, यहाँ के फॉलोअर ज़्यादा हैं इंडिया से। तो अब आप सोचिए कि इनका उद्देश्य क्या है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में व्यवस्था के नाम पर यहाँ व्यवस्थित करने आ रहा दुर्व्यवस्था को व्यक्ति, उसके फॉलोअर भारत के विरोधी देशों से ज़्यादा हैं और अमेरिका से आ रहा है। अब कोई अमेरिका से आ रहा है या चाइना के विचारों से प्रभावित है तो उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये तो देश के सामने ये समस्या आने वाली। वो समस्या ये है कि शिक्षा में सुधार को लेकर के जो दिल्ली से सब कुछ चलेगा विरोध के नाम पर, उसका एक्सटेंशन पूरे देश में कैसे होता है और राजनीतिक उबाल लाने की कवायद क्या होती है। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। ममता बनर्जी की पार्टी किसी तरीके से बच रही है, वो लगभग टूटने वाली है। ममता बनर्जी को बचाने के लिए अगर
कर्नल सर आपको याद हो तो हुमायूं कबीर नाम का एक शख्स जो चुनाव भी लड़ा, इन्हीं के पार्टी से अलग हुआ, और तब भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये ममता बनर्जी के लिए ही कार्य करेगा। और देखिए उस व्यक्ति ने ऑफर किया है कि ममता जी अगर चाहें तो वो नंदीग्राम से नहीं, हमारे जो सीट मैं दे रहा हूं उससे लड़ें ताकि वो विधानसभा पहुंच पाए, क्योंकि उनकी हालत देख करके मुझे बहुत चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, और उनके प्रति सिंपैथी जताने की इच्छा कर रही, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा है कि क्योंकि जो कुछ भी वो है वो ममता के कारण है। तो ममता और हुमायूं कबीर की जो दोस्ती थी वो दिखाने के लिए टूटी थी, वो सब अगर जीत जाती चुनाव तो एक ही होता मामला। तो हमारा ये भी कंटेंट और इस पर जो एक्सप्लेनेशन था, इस पर विश्लेषण था, वो भी सच साबित हुआ। और वहीं बंगाल में सर इतना जो सीमा का उसकी तारबंदी है, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए ना आए, उस पर तो आप अपने विचार अभी रखेंगे ही, उस पर भी ढेर सारी राजनीति चल रही है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान मान जाए, उनकी हेकड़ी को स्वीकार कर ले, और ईरान पिटते पिटाते बीच बीच में अपने ड्रोन अटैक्स और इन सब अटैक्स के माध्यम से कुछ ऐसा करता हुआ दिख रहा है कि उसका भी एक रेजिस्टेंस पावर मजबूत हुआ दिखे, वो भी दिखा रहा है। तेल के दामों को लेकर के पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, भारत में भी उसका असर दिख रहा है। और जी 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 सर, दिवाकर जी एक एक इशू लेते जाएं, बजाय इसके के 5-6 इशू सारे इकट्ठे हो जाएं तो कुछ ना कुछ बीच में छूट जाएगा जी। तो मैं सोचता हूँ कि एक एक करके इशू कवर करते जाएं, जी आपका प्रश्न रूप में और मेरा रिएक्शन, तो शायद हम इसको अच्छी तरह कवर कर पाए। मैं वही अभी सर शुरुआत कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। जो मुझे इस दौरान खटका है, अब तेल के दाम इस कदर बढ़ाने पड़ रहे हैं कि भारत में उसको लेकर के भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश में राहुल गांधी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। सरकार इससे कैसे निपटेगी? इसी बीच वेनेजुएला की राष्ट्रपति, जो अमेरिका के कृपा पे राष्ट्रपति बनी है, रॉड्रिक्स, वो आई हुई हैं, भारत के साथ मुलाकात हुई है, और एनर्जी पॉलिसी पर दोनों देशों की सहमति। इसका मतलब है कि भारत अपनी एनर्जी क्राइसिस जो दिख रही है उसको खत्म करने की बड़ी तेजी से कवायद कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश की राजनीति में इस समय एक उठा पटक के पहले की अजीब सी शांति दिख रही है। और उधर पाकिस्तान में भी कुछ न कुछ तो हो ही रहा है सर, और देश की सुरक्षा की तैयारी को लेकर के राजनाथ सिंह बयान दे ही रहे हैं कि एक गलती अगर की हमारे दुश्मन ने तो इस बार मामला आर पार का होगा। आर पार की बातें तो हो रही हैं सर, लेकिन आर पार की स्थिति भी बन नहीं रही है, क्योंकि मियां मुनीर एंड कंपनी अमेरिका के तलवे चाटने के बावजूद अमेरिका के हित साध पाई नहीं है, इसलिए उनको डबल धमाके का डर है। क्योंकि अमेरिका भारत के साथ एक नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहता है। भारत भी बहुत सशंकित होकर के कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका को अपना हित चाहिए, और अमेरिका की ही धरती से ही भारत के विरोध में या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ माहौल बनने की सारी कवायदें शुरू होती है, ये भारत के लोग भी देख रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात की शुरुआत करें तो देश में अराजकता के दौर की शुरुआत हो सकती है 6 जून से। सर अब आप बोलें। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं पहले कॉकरोच पर शुरू करूंगा क्योंकि आपने वहीं से प्रारंभ किया था। मैं समझता हूँ कॉकरोच कॉकरोच ही है, इनकी पैदाइश वहीं हुई है जहाँ कॉकरोच की पैदाइश होती है। इनका स्वभाव भी वही है जो कॉकरोच का होता है, और मेरे ख्याल इनका अंत भी वैसा ही होगा, तो लाल हिट पड़ने के बाद जैसा कॉकरोच का होता है। जहां तक सवाल है इनकी मेंबरशिप का, जो आपने बात की इतनी बड़ी, ये मेंबरशिप कहाँ है? काफी हद तक तो फेक है, और फिर पाकिस्तान में है, और फिर बांग्लादेश में है,
फिर अजरबैजान में है, तुर्की में भी जी। फिर तुर्की में है। हम्म। तो ऐसी एक पार्टी जो भारत के उन सब लोगों से सब्सक्राइब है जो कि कहीं ना कहीं हमें शत्रुता या विरोधाभास में सामने आ चुके हैं। तो इनकी असलियत जानना तो मेरे ख्याल में किसी भी समझदार देशवासी के लिए संभव है। जहां तक तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, कितनी बार इन लोगों ने नए नए जामे पहनकर, नए नए मुखौटे लगाकर, नए नए नाम से अपने आप को बदला है, पर उनकी करतूत बदली नहीं हुई। और आपने सही कहा कि जिस तरह से वो किसान आंदोलन के पीछे जो पार्टी थी और जिस तरह से केजरीवाल लगे हुए थे कनाडा के साथ साठगांठ करने में, यही मेरे ख्याल एक नया रूप है उनकी पार्टी का। मैं आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को एक बात साफ करना चाहता हूं कि याद रखें, इसमें सम्मिलित, अब एक एक नाम पर नहीं जाऊंगा मैं बच्चे, वो लोग हैं। एक ने कहा था कि 370 का विरोध किया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को अप्रूव कर दिया कि इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, भारत सरकार ये निर्णय ले सकती है, तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्तव्य आया था कि हम भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय चाहते हैं कि भारत को इसका अधिकार है। अब जिस व्यक्ति की ये विचारधारा है, क्या वो किसी भी रिकॉग्निशन के काबिल है? उसके बाद बांग्लादेश के भी वो सपोर्टर थे। देखो जरा, नंबर 1 बांग्लादेश के सपोर्टर थे। उसके बाद वो SIR के विरोधी थे। उसके बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी थे। तो मोटे तौर पर सोचा जाए कि जो जो चीज भारत ने अच्छी करने की कोशिश की, इन्होंने उस सब का विरोध किया है, और शायद अब इन सब बातों को इकट्ठा कर कर एक नया इशू खड़ा करना चाहते हैं। और केजरीवाल ने तो कॉल दे दी थी वो एग्जामिनेशन पेपर लीक के मामले में कि नेपाल में सरकार बदल सकती है, तो यहाँ के जन जी क्या एक मिनिस्टर नहीं बदली कर सकते? तो ये क्या पक रहा है? ये मेरे ख्याल जागरूक भारत की जनता के लिए कोई अजीब चीज नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, थोड़ी खरी बात भी होनी चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान बहुत अनुभवी नेता है, लेकिन एक अच्छे शिक्षा मंत्री तो नहीं है। मुझे ये कहने में कोई मतलब संकोच नहीं है, क्योंकि और सर, इस देश की विडंबना है, मुरली मनोहर जोशी के अतिरिक्त मुझे कोई याद नहीं आता। थोड़ा बहुत अर्जुन सिंह थे शिक्षा मंत्री, को भी मानव संसाधन मंत्री, अर्जुन सिंह कांग्रेस के। मुरली मनोहर जोशी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति शिक्षा के इस पूरे व्यवस्था में, जहां कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जहां शिक्षा में भी एक ऐसा तबका है शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ जो इसका एक तरह से माफिया वर्जन प्रेजेंट करता है, उच्च शिक्षा से लेकर के और नीचे शिक्षा तक। इसमें अगर 12-13 साल में इस तरह का लूप होल से सुधार नहीं हो रहा, तो ऐसे शिक्षा मंत्री, भाई यही तो जेनजीज आंदोलन के नाम पर ये जो दीपिके मांग करेगा, यही तो करेगा कि भाई शिक्षा में, और यही करेगा वो। इसकी पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उद्देश्य हमारा आपका ये बात करने का नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या नहीं दें, देना चाहिए या न देना चाहिए, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों 3 सालों में हम देखें तो जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, तो इन्होंने उसको समाप्त करने के लिए या उसको ठीक करने की बात कही, और फिर वही लूप होल। तो शिक्षा में, व्यवस्था में एक सुधार की जरूरत तो है ही है, एक बहुत ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
अब एग्जामिनेशंस जिसकी तैयारी बच्चे इतना कर रहे हैं, और अगर उसमें इतने लूप होल्स दिखेंगे तो अभिजीत दीपिके से कम दिमाग के लोग जो है वो यहाँ पर आंदोलन करवा देंगे। आंदोलन गलत तरीके से देश को प्रस्तुत करे, ये हम और आप नहीं चाहेंगे, और इसीलिए इस बात पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अगर उस व्यवस्था में लूप होल है और वो सुधारा नहीं जा रहा, तो ये तो हमें बोलना चाहिए ना जी। दिवाकर जी, सुधार तो कहीं भी उसकी गुंजाइश भी होती है, होना भी चाहिए, होते रहना भी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रियों का सवाल है, मैं सिर्फ आपको याद कराना चाहूंगा, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री ने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। बिल्कुल सही। और वो महान शिक्षा मंत्री, उन्होंने घर में होम ट्यूशन लेकर फारसी की स्टडी की। क्या वो एक स्वतंत्र भारत की, जहाँ के शिक्षा की नींव रखी जानी थी, पूरा शिक्षा विभाग खड़ा होना था, अंग्रेजों के जाने के बाद शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को एक नए रूप से चालू करना था, एक वही योग्य व्यक्ति मिले थे। सही बात। क्या कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं था? और वो 7 साल से ज्यादा आमरण, जब तक मृत्यु नहीं हुई, शिक्षा मंत्री रहे। सही बात। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे 7 पहले शिक्षा मंत्री, केवल एक बीच में कुछ 6 महीने के लिए दूसरे शख्स आए थे, लगातार 7 शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के एक कम्युनिटी विशेष से ही थे। तो आज जो हम ये शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि इन बीते दशकों में क्या कुछ हमारी शिक्षा के साथ खेला गया है जिसको उलटफेर की जरूरत है, और उसके लिए बहुत से ऐसे काम हैं जो कि शिक्षा मंत्रालय को करने चाहिए, और वो सब काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। एक जीर्णोद्धार चाहिए हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली का, उस शिक्षा प्रणाली का जिसमें कहा था कि भारत में भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी का सदियों पुराना धर्म, जिसके के चित्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगे हैं, वो नहीं पढ़ाया जाएगा। सही बात। विदेशों से आए हुए कई धर्म, वो पारसियों का हो, वो अंग्रेजों का हो, क्रिश्चियनिटी मिशनरीज के थ्रू, वो मुगलों का हो, उर्दू के थ्रू और मदरसों के थ्रू, सब अपना अपना धर्म का ज्ञान बखार सकते हैं। सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये आज्ञा नहीं थी, वर्जित था पढ़ाया जाना। और अगर देश ने 60 साल तक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बर्दाश्त किया है, तो क्या हमें हक है कि नकल हो गई जी, ये लीक हो गया जी? गलत है, नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, ये पॉलिसी फेलियर नहीं है। हमारी किसी भी शिक्षा प्रणाली में पॉलिसी के तौर पर ये नहीं कहा गया कि लीकेज परमिटेड है, या लीकेज को इग्नोर करना है, या लीकेज को बर्दाश्त करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। और ये खामियां आएंगी जिसकी जड़ें शायद बहुत गहरी, कई दशकों में गहरी हो गई हैं, और इसको सही किया जाना चाहिए। ये यही है ना सर, ये हो वो हो, शिक्षा प्रणाली पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसको मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत ज्यादा उद्धार की आवश्यकता है। देश
फैसला करेगा, सरकार भी फैसला करेगी। पर ये बहाना जो है कि आप एक मंत्री को बदली नहीं कर सकते, नेपाल में सरकार बदली हुई, एक के बाद आप दूसरे के ऊपर क्यों नहीं ट्राई कर सकते, फिर आप तीसरे के ऊपर। नेक्स्ट विल बी पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई सही हैं। बात। अब जेनजी पेट्रोल मंत्री के क्यों पीछे नहीं पड़ जाते। तो ये जेनजी के थ्रू सड़कों पर गुंडागर्दी करके, तोड़ फोड़ करके, हंगामा करके मंत्री बदली करने की प्रणाली को पूरी फोर्स से कुचल देना चाहिए। वो होगा ही सर। दीपिक, विरोधाभास भी होते हैं। पार्लियामेंट बनी है, बिल लाइए पार्लियामेंट में, अविश्वास करिए, प्रस्ताव लाइए शिक्षा मंत्री के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट, पर किसी भी रूप में सड़कों पर उतरकर जो पार्लियामेंट में हासिल नहीं हुआ वो हम गुंडागर्दी से हासिल करेंगे। इस भावना को, इस विचार को, इस प्रोसीजर को, इस थॉट प्रोसेस को जितनी मजबूती से देश कुचलेगा, उतना ही देश के हर नागरिक का भला होगा। और मुझे उसके लिए किसी भी तरह का फोर्स यूज करना पड़े, उसकी रिकमेंडेशन, सराहना और उसकी प्रशंसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल। और सर, हम एक जिम्मेदार चैनल और उस पर जुड़ने वाले एक ऐसे एक्सप्रेशन अपना रखते हैं, पत्रकार हैं आप तो, खैर रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और पत्रकारिता को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। सर, ये बड़ा सवाल है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। 21वीं सदी में भारत जा रहा है और हम यूथ, जैसा कि पीएम भी कहते हैं कि हमारे यूथ जो है हमारा भविष्य है इस देश की। 2047 का मिशन यूथ के जरिए ही हम हासिल करेंगे। और अर्थव्यवस्था में भी जो हम नए प्रयोग कर रहे हैं या एमएसएमईज और इन सब के थ्रू, उसमें यूथ ही जुड़ता है और यूथ से आगे थोड़ा और मिडिल एज के लोग ही। और ऐसे में अगर यूथ में फ्रस्ट्रेशन आएगा तो कोई यूथ थोड़ी चाहता है कि सड़कों पर उतर करके देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाए, पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करे। ये सब तो बाहर के लोग ही चाहेंगे। भाई, बांग्लादेश नेपाल की क्या स्थिति बनाई, अब वही प्रयोग दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले भारत में अगर कोई पार्टी का नेता या अमेरिका में बैठा हुआ कोई डीप स्टेट का संचालक या चाइना से प्रभावित कोई डीप स्टेट का संचालक अगर ये चाहे कि भारत को विद इन मिनट्स जेनजीज के थ्रू बर्बाद कर दिया जाए, तो ये एक बहुत मजबूत देश के साथ खिलवाड़ करने की हिमाकत करने वाले या सोचने वाले ऐसा कर पा रहे हैं। वहां कोई लूप होल है तो उसको सुधारना ही होगा। और ये सुधारने का काम वर्तमान सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। पिछले 12 सालों में शिक्षा मंत्री के रूप में हमें कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिला जिसको मैं कह सकता हूं सर कि वो शिक्षाविद हो। मैं तो कहूंगा बहुत स्पष्ट तौर पर, जितने भी शिक्षा मंत्री मोदी गवर्नमेंट में बने हैं, मुद्दा विरोध करने का नहीं है, मुद्दा यह है कि मोदी सरकार हर एक मामलों में इतना अच्छा कर रही है तो उसको शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रयोग करने और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि यही वो जरिया है जिसमें लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बाहरी ताकतें करेंगी, जिसको हम और आप नहीं चाहते। एक अभिजीत दीपिके नहीं, कई दीपिके पैदा हो जाएंगे और कर दिए जाएंगे उस देश के खिलाफ जो देश पूरी दुनिया में बड़ी ताकतों को टक्कर दे रहा है। हम बाहरी रूप से, सैन्य रूप से हम इतने मजबूत हैं। बताइए जरा, हम 5वीं पीढ़ी के विमान रूस के साथ बनाने जा रहे हैं, रूस ऑफर कर रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा सर। Su-75 बनाने की हम आप तैयारी कर रहे हैं और अंदर से 15 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के ये यहाँ पर पूरे देश में अराजकता फैला करके पूरी व्यवस्था ही बदल देने की बात करते हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि एक दो समस्याएं ऐसी इस देश में हैं जिस पर अगर कोई सरकार कदम नहीं उठाती है तो हमें वो कमी माननी पड़ेगी। दिवाकर जी,
दुर्भाग्य है देश का। ये स्थिति क्यों हुई का जवाब हमें मिल जाता है कि एक एआई का जो सम्मेलन भारत में हो रहा था, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां लोगों ने कमीजें क्यों उतारी? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्या लक्ष्य था उनका? सिर्फ देश को नीचा दिखाने के अलावा क्या उनका कोई प्रपोजल था? क्या वो करने के पीछे उनका कोई प्रस्ताव था? क्या उन्होंने कोई विरोध प्रकट किया? सिर्फ एक बदतमीजी कर दी कमीजें उतार कर, और अगर यही बदतमीजें पतलून उतार कर करते तो ये जो सब कुछ है, ये इसके पीछे हमें सोचना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। ये अलग प्रसंग है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या किसी भी मिनिस्ट्री में आप क्या क्या सुधार चाहते हैं, होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। उनका प्रोसीजर जो है उसके मैं विरोध में हूं। तो ये वीडियो सर प्रोसीजर को सही रखना है। पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में ही लिए जाएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और गुंडागर्दी से सड़कों पर आकर कुछ भी अचीव करने की अगर कोई भी हिमाकत है, उसको पूरे फोर्स से मेरी समझ में कुचला जाना बहुत आवश्यक है। तो ये वीडियो यहीं तक। हम बांग्लादेश में तारबंदी और उसको लेकर के जो आशंकाएं हैं उस पर अगले वीडियो में कर्नल सर से बात करेंगे, और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उस पर इनका बहुत विशेष उससे लगाव भी है, उस पर इनकी पकड़ भी है, और उस पर इन्होंने जो परख की है उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मैं आपके सामने जरूर रखने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो पर कर्नल सर और हमारे विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपनी बात रखिए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।